दोस्तों एएमपी एडीपीयू लॉ टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है। तो इससे पहले हम लोगों ने एमपीजी के टेस्ट सीरीज देखी थी एडीपीयू के लिए। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से एमपी एडीपीयू लॉ टेस्ट सीरीज। तो यह पार्ट 1 है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाई कोर्ट है। पहला ऑप्शन है आल्सो अ क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा है ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तीसरा है इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट और चौथा है नन ऑफ द अबव। मतलब हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट है, पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है केवल संवैधानिक कोर्ट है। एक कहता है इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, हाई कोर्ट इज आल्सो अ क्रिमिनल कोर्ट। तो इसका पहला ऑप्शन राइट है, हाई कोर्ट इज आल्सो अ क्रिमिनल कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन अल्टर द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। तो कौन, मतलब ये जुडिशरी में बात हो रही है कि सेशन डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट ये कौन चेंज कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट, दूसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार विद द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन, मतलब सलाह कर कर हाई कोर्ट से चेंज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन फॉर्म द मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब होता है महानगर क्षेत्र। तो महानगर क्षेत्र कौन बनाता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है हाई कोर्ट, तीसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट और चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार। तो जो महानगर क्षेत्र है मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाते हैं, गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है अगर वहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो। तो ये किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। चौथा क्वेश्चन है भारत द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। महानगर क्षेत्र की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 1 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 3 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 2 मिलियन और चौथा ऑप्शन है 4 मिलियन। तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो अभी मैंने आपको बताया था कि महानगर क्षेत्र बनने के लिए कम से कम आबादी 10 लाख होनी चाहिए। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। कहीं कहीं पर यह दिया रहता है कि 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख। तो ऐसे में भी दिया रहता है और यहाँ पर दिया है 1 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन और 4 मिलियन। तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत द मिनिमम, ये तो हो गया है। नेक्स्ट है कैन अ स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड, रिड्यूस और अल्टर द लिमिट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो महानगर क्षेत्र का एरिया राज्य सरकार क्या घटा सकती है और क्या बढ़ा सकती है? तो पहला ऑप्शन है इट कैन, दूसरा है इट कैन नॉट, तीसरा है द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली हैविंग द पावर, मतलब केंद्र सरकार के पास पावर है और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है इट कैन। तो राज्य सरकार है जो महानगर क्षेत्र है उसका एरिया घटा सकती है और बढ़ा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इट कैन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु कैन एस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन प्रत्येक सेशन डिवीजन के लिए कौन इसको अपॉइंट करेगा, मतलब कौन एस्टेब्लिश करेगा। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन है हाई कोर्ट, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है केंद्र सरकार और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है राज्य सरकार। राज्य सरकार इस्टेब्लिश करती है, आपको यह पता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज में। इसके बाद टेस्ट सीरीज का लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा। नेक्स्ट है टू हुम शुड ऑल असिस्टेंट सेशन जज बी सबॉर्डिनेट। तो जो सभी असिस्टेंट सेशन जज होते हैं वो किसके सबॉर्डिनेट होते हैं? पहला ऑप्शन है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे हम CGM भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन है एडिशनल सेशन जज और चौथा ऑप्शन है सेशन जज। तो इसका राइट आंसर है सेशन जज। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो जी सभी असिस्टेंट सेशन जज के सबॉर्डिनेट होते हैं, राइट। नेक्स्ट है कैन असिस्टेंट सेशन जज डिस्पोजेस अर्जेंट एप्लीकेशन। क्या असिस्टेंट सेशन जज अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज कर सकता है? तो पहला ऑप्शन है ही कैन नॉट, मतलब वो कभी नहीं कर सकता है। दूसरा है ही कैन डिस्पोज, वो कर सकता है अगर वो सेशन जज के द्वारा अपॉइंट हो या सेशन जज के द्वारा ऑथराइज हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन सेशन जज मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो क्या सेशन जज प्रोविजन कर सकता है डिस्पोजल के लिए कोई भी एप्लीकेशन के लिए? तो पहला है यस बट ओनली इन फेवर ऑफ एडिशनल सेशन जज, हाँ सिर्फ एडिशनल सेशन जज के लिए। दूसरा है ओनली फेवर ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, तीसरा है ओनली फेवर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चौथा है इन फेवर ऑफ एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो सेशन जज है वो कोई भी ऐसा प्रोविजन कर सकता है कि कोई भी एप्लीकेशन असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वेयर कैन कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बी एस्टेब्लिश्ड। तो जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड होती है? तो इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एट एवरी मंडल हेडक्वार्टर,
इट कैन बी स्टेब्लिश्ड एट एवरी तालुक हेडक्वार्टर, इट कैन बी स्टेब्लिश्ड एट एनी प्लेस बाय द गवर्नमेंट, और चौथा है द स्टेट गवर्नमेंट कैन स्टेब्लिश एट अ स्पेसिफाइड। तो जो कोर्ट होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, आपको पता है राज्य सरकार स्टेब्लिश करती है, जहाँ पर वो चाहे वो हाई कोर्ट से कहीं कहीं पर भी कर सकती है। ऐसी फिक्स जगह नहीं है कि तालुक हेडक्वार्टर में ही होंगे या गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है ये कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो इस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करती है। नेक्स्ट है हु इज हैविंग द पावर टू कन्फर द पावर ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑन अ जज इन अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सिविल कोर्ट बनाने का पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है, केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, या राज्य सरकार आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो इसका पावर ओनली हाई कोर्ट के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु कैन अपॉइंटेड एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CGM, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में CGM कहते हैं, जो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम कितना तक इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हु एडिशनल सेशन जज, तो हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है असिस्टेंट सेशन जज को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था हु कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हमेशा आप ध्यान रखिए ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जी हाँ दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो अधिकतम 3 साल तक का कारावास दे सकते हैं, उन्हीं में से किसी एक को CGM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। राइट, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है टू हुम शुड बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बी सबॉर्डिनेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किन के सबॉर्डिनेट होते हैं, किन के मतलब सहायक है आप कहते हैं, अंडर में रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है असिस्टेंट सेशन जज, दूसरा है एडिशनल सेशन जज, तीसरा है सेशन जज, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे शॉर्ट फॉर्म में CGM कहते हैं, वो सेशन जज के सबॉर्डिनेट होते हैं। राइट, नेक्स्ट है टू हुम शुड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बी सबॉर्डिनेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, वो किन के सबॉर्डिनेट होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तीसरा ऑप्शन है सेशन जज, और चौथा है B और C। तो आपको बता दूं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तो सबॉर्डिनेट होते हैं, साथ साथ सेशन जज के भी सबॉर्डिनेट होते हैं, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद सेशन जज का सबॉर्डिनेट होता है। राइट, तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं वो CGM के भी सबॉर्डिनेट रहेंगे और सेशन जज के भी सबॉर्डिनेट रहेंगे। नेक्स्ट है हु इज ऑथराइज टू अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मतलब जो अपॉइंट करने की शक्ति किसके पास है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है हाई कोर्ट, और चौथा है मुख्य सचिव। तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं उन्हें हिंदी में। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे SDM या DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो इन्हें जो अपॉइंट करती है और ट्रांसफ़र वगैरह करती है तो राज्य सरकार करती है। और राज्य सरकार एक जिले में चाहे जितने भी व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट बना सकती है, तो यह पूरा राज्य सरकार के अंडर में रहता है। नेक्स्ट है हु हैज द पावर टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ हाई कोर्ट। लोक अभियोजक होता है जो हाई कोर्ट में, वो कौन नियुक्त कर सकता है, कौन के पास पावर है टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ हाई कोर्ट? पहला है राज्य सरकार, दूसरा है हाई कोर्ट, तीसरा है केंद्र सरकार, चौथा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती हैं और कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जो मतलब जो एक मिनट, हु हैज द पावर टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों अपॉइंट कर सकती हैं और बाय द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन से। राइट, नेक्स्ट है हु हैज द पावर टू प्रिपेयर द पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोगों ने बात की थी हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो राज्य सरकार और केंद्र दोनों कर सकती हैं हाई कोर्ट से ही कंसल्टेशन लेकर। अब यहाँ पर पैनल बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, किसी को अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाना है तो कौन बनाता है देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेशन जज बनाता है वो पैनल, दूसरा है DM बनाता है जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं और वो कंसल्ट करके सेशन जज से बनाता है, और तीसरा है हाई कोर्ट बनाता है, और चौथा है राज्य सरकार बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सेशन जज से कंसल्ट कर वो पैनल बनाते हैं, उसी में से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं राज्य जो जिला लेवल पर चुने जाते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए मिनिमम जिला लेवल पर 7 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए क्या जरूरी है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब पीपी और एपीपी। तो हु इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू हुज प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, मतलब कम से कम 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हो। दूसरा ऑप्शन है कम से कम 7 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हो एडवोकेट की। तीसरा ऑप्शन है कम से कम 4 साल तक एडवोकेट की प्रैक्टिस कर चुका हो। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो कम से कम 7 साल तक की एडवोकेट का वो आपके पास एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट है हु कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 साल तक का एक्सपीरियंस जरूरी ही है एडवोकेट का। अब बात करते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। अगर आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं तो आपके लिए चाहिए है एनी पर्सन हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर, कम से कम 10 साल की आपके लिए वकालत का अनुभव होना चाहिए अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो। नेक्स्ट है हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो आप ये एग्जाम दे रहे हैं वो यही है ADPO, मतलब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा है यहाँ पर। तो हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो इसे राज्य सरकार, जी हाँ दोस्तों, इसे राज्य सरकार आपको कौन अपॉइंट कर रही है? अब MPPSC के थ्रू आपका एग्जाम हो रहा है तो इसकी पावर है राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट है इज पुलिस ऑफिसर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब क्या पुलिस ऑफिसर, क्या पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है? पहला ऑप्शन है यस, दूसरा है नो, तीसरा कहता है व्हेन नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल, जब कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो पुलिस असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकती है। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो पुलिस अधिकारी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है। नेक्स्ट है विच पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसका इसको क्वेश्चन देखते हैं पहले अच्छे से। विच पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता? पहला ऑप्शन है इफ ही हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में भाग ले लिया है पुलिस अधिकारी ने तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं बन सकता। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत है, मतलब कि ये नहीं बन सकता। दूसरा है इफ़ ही इज बिलो द रैंक ऑफ, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, इफ़ ही इज बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर, मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में भाग ले लिया है उसी केस में वो पैरवी नहीं कर सकता, राइट। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें केस में नहीं बन सकता। दूसरी, अगर वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का है तो भी वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकता है। तो इसमें हमें चुनना था कि कौन नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर मतलब A और B दोनों सही हैं। तो पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते जिन्होंने उसी इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया हो, उसी के वो सहायक लोक अभियोजक नहीं बन सकते। दूसरी बात है अगर उनका रैंक इंस्पेक्टर रैंक से नीचे है, बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, तो भी वो नहीं बन सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने लॉ टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 देखा, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो में कुछ मिस्टेक है। और अगर आपने जीके की टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और लॉ टेस्ट सीरीज के पार्ट 2 में मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।